अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एहतसाब नहीं कड़ा एहतसाब होगा, दो नहीं एक पाकिस्तान होगा और करप्ट अनासिर को उल्टा लटकाने वालों के सारे दावे पौने 3 साल के दौरे हुकूमत में उलट हो चुके हैं। एहतसाब को इंतकाम कहा जा रहा है। अगर एहतसाब की जद में कोई अपना आ जाए तो असूल बदल जाते हैं। वो शहबाज शरीफ जिन्हें पौने 3 साल में 2 बार एहतसाब के नाम पर गिरफ्तार किया गया, वो शहबाज शरीफ जिनके खिलाफ हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर यूं लगे कि हुकूमत के हाथ उनके खिलाफ पक्के सबूत लग चुके हैं और अब वो बच नहीं पाएंगे। कभी रिश्वत तो कभी कमीशन, कभी मनी लॉन्ड्रिंग, कभी आमदन से जायद असासे तो कभी टीटीज का इल्जाम लगाया गया। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जिसे सबसे बड़ा रिश्वतखोर और चोर बनाकर पेश किया जाता रहा, उसी शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत में नैब एतराफ कर चुका है कि ना तो शहबाज शरीफ ने किकबैक्स लिए और ना ही रिश्वत ली है। जब अदालत ने शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहाई और इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत दी तो हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन जहां शहबाज शरीफ के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं जहांगीर तरीन से सुलह सफाई की जा रही है। अरबों रुपए की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के इल्जामात पर तहकीकात की भी परवाह नहीं की जा रही, बल्कि जहांगीर तरीन की वजीर आजम के साथ खुफिया मुलाकात की खबरें सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन, जहांगीर तरीन के खिलाफ अगर अदालत फैसला दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर शहबाज शरीफ को अदालत बाहर जाने की इजाजत भी दे दे तो हुकूमत उन्हें रोक लेती है। जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर स्कैंडल में अरबों रुपए के घपलों की तहकीकात चल रही हो, तब भी उन्हें लंदन इलाज के लिए जाने दिया जाता है, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए यह मेयार बदल जाता है। एहतसाब के इस दोहरे मेयार, नैब की कारकर्दगी और हुकूमती एहतसाब के बयानिए पर मेरे 6 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, शहबाज शरीफ के खिलाफ पौने 3 साल में नैब आखिर कुछ साबित क्यों नहीं कर पाई। सवाल नंबर 2, वो कड़ा एहतसाब जिसका हुकूमत ने वादा किया था, वो एहतसाब आखिर हो क्यों नहीं रहा और उसकी राह में आखिर रुकावट कौन है। सवाल नंबर 3, अगर नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ ने किकबैक्स और रिश्वत नहीं ली तो हुकूमती इल्जाम क्या सियासी इंतकाम है। सवाल नंबर 4, जहांगीर तरीन से वजीर आजम की मुलाकात पर हुकूमत खामोश क्यों है, अब तक कोई तरदीद या तस्दीक क्यों नहीं की गई। सवाल नंबर 5, क्या वजीर आजम और जहांगीर तरीन की खुफिया मुलाकात में शुगर स्कैंडल तहकीकात पर कोई डील या ढील तय हो चुकी है। सवाल नंबर 6, क्या शुगर स्कैंडल के मरकजी किरदार जहांगीर तरीन के सियासी हिमायती ग्रुप से मुलाकात के बाद अब हुकूमती एहतसाब का बयानिया इखलाकी जवाज खो चुका है। नाज़रीन, अगर पौने 3 साल में एहतसाब के बजाय हुकूमत ने यही वक्त अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च किया होता, सियासतदानों की पकड़ धकड़ के बजाय इदारों की इस्लाहात पर तवज्जो दी होती, हुकूमत मिसाक मईशत की पटरी पर चलती तो बेरोजगारी बढ़ने के बजाय कम हो रही होती, मुआशी बदहाली के बजाय खुशहाली होती, बार बार अवाम को यह ना कहना पड़ता कि घबराना नहीं, और रोटी सस्ती होती, महंगी होती जान। ऐसा होता नया पाकिस्तान। नाज़रीन, 6 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ एक और खबर भी आपके साथ शेयर करें कि फवाद चौधरी साहब ने आज, जो वज़ीर इत्तलात हैं, आज ट्वीट किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस जो है उसे भी अब दोबारा खोलने के ऊपर हुकूमत सोच विचार कर रही है। वज़ीर आज़म को आज इस सिलसिले में ब्रीफिंग भी दी गई है और उसकी दोबारा तहकीकात करने का अब फैसला कर दिया गया है। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर एजाज चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला आज हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर एजाज चौधरी साहब के पास पहले जाएंगे। चौधरी साहब, एक और नई तहकीकात और ये जो पुराना केस था जो कि बंद हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसे दोबारा खोलने के हवाले से हुकूमत एक दफा फिर सरगर्म हो रही है। सर, ये एहतसाब अब अपने इंतकाम तक भी पहुंचेगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि शहबाज शरीफ को अभी तक मुजरिम साबित नहीं किया जा सका, इल्जामात तो बहुत हैं। जी, बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, और आपका जो तर्ज खिताब है मैं उसकी भी दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। आप सवाल उठाने में यकता हैं और कमाल रखते हैं। कोई सवाल आपसे भी किया जा सकता है सर, बिल्कुल आपने ये कोई ठेका लिया हुआ है कि पाकिस्तान के जितने करप्ट सियासतदान हैं उनको किसी ना किसी तरह आपने बचा के रखना है, चाहे वो PMLN से हो, चाहे वो मेरी पार्टी से हो। आपने ऐसे दलाइल घड़ के सामने लेकर आने हैं जिससे दोनों की कोई ना कोई सेफ साइड होती हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे जहांगीर तरीन हो। मैं ये समझता हूं कि आप जैसे नौजवान सहाफ़ी को जिसने पाकिस्तान को इन मसाइल के अंदर घिरा हुआ देखा है, उसका नुक्ता नज़र तो ये होना चाहिए कि हमारी उस कमज़ोरी के ऊपर गिरफ्त करे
कि जिसमें कोई डेलिबरेटली तहरीक इंसाफ की हुकूमत गलत रास्ता इख्तियार कर रही हो। मैं आपको पहली बात बताता हूं कि तहरीक इंसाफ ने जब से वो बनी इस मुल्क के अंदर ये नारा लगाया और अपने प्रोग्राम का ऐलान किया कि हम कड़ा एहतसाब करेंगे। और आपको मालूम है कि ये जिनका आप दिफा करते हैं PMLN का, ये कमोबेश पंजाब और पाकिस्तान के ऊपर 35 बरस तक हुक्मरान रहे हैं। 1981 में मियां नवाज शरीफ साहब पहली दफा पंजाब के वजीर खजाना बने थे। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये बात आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान तो लुट गया इन 30-40 सालों के अंदर, लेकिन यानी मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। यानी हमारा अगर निजाम अदल, हमारा अगर प्रोसिक्यूशन के निजाम कोई चीज साबित नहीं कर सकता, तो उसमें यह तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप 1992 में जो यानी आपकी करतूत थी और 99 तक पीपल्स पार्टी ने जिस केस की तहकीकात की, और रहमान मलिक साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, और आपको मालूम है कि उस केस के अंदर 42 सफ़ों का बयान है, यानी एज ए प्रूवर, वादा माफ गवाह के तौर पे उसके अंदर बयान मौजूद है। और वो उस वक्त यानी 99 में जो गबन था वो 1249 मिलियन रुपए का था। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि आज 22 साल के बाद वो कितना बड़ा बन गया होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि मैं आपसे अर्ज करता हूं, हम अपने 3.25 साल के बावजूद पहले सवाल का जवाब, अपने एजेंडे से ना हटे हैं ना हटेंगे। दूसरा, कोई जो रुकावट है वो मुझसे ज्यादा आपको मालूम है जो रुकावटें। नहीं सर, मुझे नहीं पता। मिसाल के तौर पे अगर अदालत, जी अच्छा मैं बता देता हूं, अगर मिसाल के तौर पे अदालत अगर एक बंदे के खिलाफ केस के अंदर 150 गवाह है और 12 गवाह भुगतने के बाद वो ये समझती है कि अब उसको बेल आउट हो जाना चाहिए, तो क्या ये समझ एक्यूज के बारे में आपकी ये राय बनती है कि वो बेगुनाह हो गया है? इसलिए मैं समझता हूं कि ये आपका यानी जो नुक्ता नजर है ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात, कोई सियासी इंतकाम हम किसी से नहीं ले रहे हैं। ये इसमें मुतअद्दिद मुकदमात तो वो हैं कि जो गुज़श्ता हुकूमतों ने कायम किए हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से JKT साहब की वजीर आजम से मुलाकात की तरदीद करता हूं। और मैं ये समझता हूं, अगर जिस दिन मुझे ये यकीन हो गया कि शुगर स्कैंडल और ये जो उनका केस है वो किसी कॉम्प्रोमाइज का शिकार हो रहा है, तो कम से कम मैं तो आपको यहां पर नजर नहीं आऊंगा। बाकी मुझे किसी का पता नहीं है। इमरान खान अपने एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और हमें अपनी कमजोरियों को देखना है। एहतसाब अदालतें कम है, वहां कॉम्पिटेंसी कम है, प्रोसिक्यूशन कमजोर है। एक तरफ करोड़ों रुपए लेके खड़े होने वाले वकील हैं, एक तरफ मुलाजिम यानी जो नैब के वकील हैं। इसलिए हकायक का आपको इल्म है। यानी मैं आपसे एक ही बात का जवाब नहीं मुझे पता चल सका और सारी जिंदगी नहीं पता चल सकेगा। एक ही दिन में दरखास्त दायर करें, एक ही दिन में समात हो, एक ही दिन में रोक का यानी इजाजतनामा हो और अगली रात आपने ट्रेवल कर जाना हो। ये कोई हम कोई कीड़े मकोड़े हैं आपके ख्याल के अंदर? आप तो शायद जेल नहीं गए। मैं अपनी जिंदगी में कम से कम 20 दफा जेल गया हूं। 2.5 साल का अरसा बनता है। मुझे पता है कि वहां पर गरीब जो है किस तरह बिलखता रहता है इंसाफ के लिए, और अदालतें जो हैं कोई जमानत भी लेने के लिए तैयार नहीं होता। बख्शी खानों के अंदर इंसान जानवरों की तरह ठुसे हुए होते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें जरा हकायक का जायजा लेकर उसके बाद अपनी राय को कायम करना चाहिए। माफ कीजिएगा अगर मेरी राय बात में कोई तलखी अगर हो गई। नहीं चौधरी साहब, आपने एक तो आप मेरे बड़े हैं और मैं आपको पूरा मौका देना चाह रहा था कि आप अपनी बात कंप्लीट करें। जाहिर बात है ये आपका हक है और आपकी राय का पूरी तरह एहतराम है, लेकिन चूंकि आपने मेरे बारे में चंद बातें की हैं तो मेरा ख्याल में जवाब देने का हक मेरा भी बनता है। यहां पे मुस्लिम लीग नून को डिफेंड करने का कतई तौर पे कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। मैंने आपसे ये सवाल किया था और मैं ये सवाल अभी भी रख रहा हूं। मेरा तो एतराज इस बात के ऊपर है कि 3.25 साल के बाद भी शहबाज शरीफ, जिसके खिलाफ आपके पास 110 गवाह हैं, जिसके खिलाफ आपके पास 55 वॉल्यूम्स हैं सबूतों के, आखिर वो आजाद क्यों घूम रहे हैं? मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि आपने वादा किया था अपने वोटरों से कि जनाब 2018 के इलेक्शन जो है हम एहतिसाब के नाम पे जीतेंगे। तो जब ये सब कुछ आपने रखा था तो ये आज आजाद क्यों घूम रहे हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर कोई 500 रुपए की चोरी करता है और उसे आप उठा के जेल में फौरन फेंकते हैं, तो यहां पे अरबों रुपए की अगर चोरी हुई है जो आप फरमा रहे हैं कि हुई है, तो फिर आखिर उसको जेल में क्यों नहीं फेंका गया?
बराए मेहरबानी सहाफ़ी के सवालात के ऊपर जो है उसे इस बात का इल्ज़ाम मत डालिए उसके ऊपर कि जनाब वो फलां पार्टी की या फलां बंदे की साइड ले रहा है। उसका हक है सवाल उठाना, और सवाल मैं आपके एहतसाब के सिस्टम पे उठाता रहूंगा। जहांगीर तरीन का जहां तक मामले का ताल्लुक है, क्या शहबाज शरीफ आज अगर आपसे कहे कि जनाब 40 MNAs और MPs जाके वजीर आजम से मिलना चाहते हैं, आप उसको इजाजत नहीं देंगे? ये हो नहीं सकता। लेकिन आप लोग जहांगीर तरीन के प्रेशर में आए, उन 40 लोगों से मुलाकात भी की और उनके लिए अली जफर को अपॉइंट भी किया। यह नहीं होता एहतसाब के अंदर। आज एहतसाब जिसके खिलाफ हो रहा हो उसको आप ये मौका नहीं देंगे कि आप अपना ग्रुप लेकर आए वजीर आजम हाउस और आइए हम आपके लिए जो है नए सिरे से पूरी तरह इंक्वायरी करते हैं कि कहीं आपके साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही। यह वजह है सवाल उठाने की। मेरी तरफ से आप मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, उठा के उनको जेल में बंद करें, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो बराए मेहरबानी इल्जामात जरूर लगाइए, लेकिन उसके ऊपर ठोस सबूतों के साथ लगाइए। मैंने आपसे सिर्फ सवाल उठाया है। इजाजत दीजिएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी एजाज चौधरी साहब की, वो ये फरमाते हैं कि जनाब ये एहतसाब होगा, और जहां तक हुदैबिया पेपर मिल्स का ताल्लुक है इस सिलसिले में भी अब दोबारा तहकीकात होंगी। तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक और खतरनाक नया मुकदमा जो है बिल्कुल सामने खड़ा है। कि पौने 3 साल में 3 चीजें वाजे हुई हैं जो इमरान खान और उनकी हुकूमत को आती। एक तो गलीज प्रोपेगेंडा अपने दुश्मनों के खिलाफ, कभी मीडिया के खिलाफ, कभी ऑपोजिशन के खिलाफ, कभी और भी जो भी इनको नाराज कर दे उसके खिलाफ। एक तो गलीज प्रोपेगेंडा आता है, दूसरा इनको बिलाशुबा ऑपोजिशन को जेलों में डालना आता है। और ये कहानी शुरू हुई है मियां नवाज शरीफ से, मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से, हमजा शहबाज से, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, साद रफीक, सलमान रफीक, हनीफ अब्बासी, राना सनाउल्ला, हाफिज नोमान, इंजीनियर कमरुल इस्लाम। एक तवील लिस्ट है वो लोग जो जेलों में हैं। अभी जावेद लतीफ जेल में है, आज भी खुर्शीद शाह साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन बगैर किसी सबूत के जेल में है। तो इनको जेलों में डालना आता है, सबूत फराहम करना नहीं आता। और सबूत फराहम करना पौने 3 साल बाद कौम पर वाजे हो गया है। इनका मकसद ही नहीं है, इनका मकसद है सिर्फ जेल में डालना, बाकी फिर जो देखा जाएगा बाद में वो अदालतों को बुरा। और तीसरा जो इनको जो चीज आती है वो ये खैरात मांगना इन्हें जरूर आता है, वो इनकी एक्सपर्टीज है। तो ये 3 बातें आती हैं। इमरान खान साहब बार बार फरमाते थे और फरमाते हैं कि उन्हें मैं मगरिब को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन ये भी गलत साबित हो गया, क्योंकि अगर वो मगरिब को अच्छी तरह जानते होते तो यूरोपियन यूनियन में हमारे खिलाफ मुत्तफिका करारदाद जो है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया उस करारदाद ने, वो हमारे खिलाफ ना आती। इमरान खान साहब निगरानी कर रहे होते, लेकिन ज़ाहिर निगरानी तो नहीं कर रहे। और आज भी जब वो सऊदी अरब से वापस आए हैं तो आप जरा गौर फरमाइए कि क्या उन्होंने ये पूछा है कि मुल्क में वैक्सीन कितनी आई है और कितनी लग रही है? क्या उन्होंने ये पूछा है कि पिछले 10 हफ्ते से मुल्क के गरीब तरीन लोगों के लिए महंगाई की शरह 20% या 20% से ऊपर है? ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। क्या उन्होंने पूछा है कि जी हमारी सरहदों के अंदर भी और अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हो गई है, उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है? क्या उन्होंने पूछा है कि जी ये जो हमने देख रहे हैं कि 1.5 महीने से कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है पंजाब में लोकल बॉडीज को रिस्टोर करने का, वो जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों हो रही है? क्या उन्हें पूछा है कि जी अबसार आलम को जो गोलियां लगी हैं वो किसने मारी हैं गोलियां, ये भी पता चल जाए? और ये उन्होंने पूछा है कि तहरीक इंसाफ पिछले 10 में से 9 इंतखाब क्यों हार गई है? नहीं, उन्होंने ये नहीं पूछा। उन्होंने आते ये कहा है कि शहबाज शरीफ को जिस भी तरह जेल में डालो, जो हुदैबिया केस है और जो उसको जो भी उसमें से तरीकेकार इख्तियार करना है। अब शहबाज शरीफ को ये हुकूमत जो है मंसूर साहब पहले 133 दिन और अब तकरीबन कम अज कम जो है 180 दिन जेल में रख चुकी है। और जो दिलचस्प बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो बेल का फैसला है शहबाज शरीफ का, असल में जब सुप्रीम कोर्ट ने साद रफीक केस में बेल लेते हुए जो फैसला दिया, उसने इस नैब के जरिए इंतकाम की कब्र खोदी। हाई कोर्ट के फैसले ने लाश दफना दी है कि कहीं नैब ने खुद माना है कोई किकबैक नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। यही बात सुप्रीम कोर्ट में जाकर साद रफीक केस ने नैब ने इसी तरह मानी थी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम तो इनका कनेक्शन भी साबित नहीं कर पा रहे, हमें तो यह भी नहीं पता कि कोई करप्शन हुई भी है कि नहीं हुई। तो ये जो मामलात है, ये जो इंतकाम नुमा एहतसाब है, इसकी नाकामी है। और जो विजन हमें सामने है, जो कि आपने सवाल पूछे हैं, तो वो एक तवील लिस्ट है जो पढ़नी पड़ेगी। इमरान खान साहब का विजन पाकिस्तान के लिए क्या है? मुर्गी दूंगा, अंडे दूंगा,
कट्टे दूंगा, जैतून उगाऊंगा, भांग से दवाइयां बनाऊंगा, पनाहगाह दूंगा, एवोकाडो उगाऊंगा, लंगर खाना दूंगा, और अब सऊदी अरब के दौरे के बाद फितराना भी शामिल हो गया है। इस हुकूमत की पॉलिसी खैरात पर मबनी हो, वो पाकिस्तान के अवाम की फलाह ना कर सकी है, ना कर रही है और ना कर सकेगी। ठीक है। सलीम माडवी वाला, ये मैं एजाज चौधरी साहब की अलबत्ता एक बात के अंदर कुछ वजन तो दिखाई देता है कि वो ये कहते हैं कि जी हम ये करना चाहते हैं, ये नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे यहाँ पे एहतसाब का प्रोसेस इतना स्लो है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन का मामला हो और केस की स्पीड का मामला हो, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इस दलील के अंदर वजन लगता है आपको या नहीं? देखिए जी, एजाज साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं और उनकी बातें भी बड़ी सही होती हैं, मगर एक चीज मुझे मंसूर साहब समझ नहीं आ रही कि किसी भी गवर्नमेंट के एजेंडाज होते हैं, इकोनॉमिक एजेंडाज होते हैं, एहतसाब के एजेंडाज होते हैं, इंडस्ट्री के एजेंडा होते हैं, मतलब वेरियस क्लाइमेट चेंज के एजेंडा होते हैं। यू नो, every government comes with some kind of goals and some kind of agendas. ये यहाँ मुझे पीटीआई की समझ में नहीं आती कि कोई एजेंडा नहीं नजर आता सिवाय कि जी हमने एहतसाब करना है और हमने करप्शन रोकनी है। अब करप्शन तो सर इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी है, हर मुल्क में है। कोई ऐसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा जहां करप्शन नहीं होगी। जापान जैसे मुल्क में भी लोग रिजाइन कर देते हैं करप्शन की वजह से। तो करप्शन इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सिर्फ हमारी सोसाइटी नहीं, सभी सोसाइटी का हिस्सा है। और अगर आप सिर्फ यही एजेंडा बना लें कि जी हमारा तो एजेंडा ही सिर्फ करप्शन को खत्म करना है और हमारा कोई एजेंडा नहीं है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आप मुल्क तो नहीं चला सकते, ना आप गवर्नमेंट चला सकते सिर्फ एक ही एजेंडा लेके कि जी हमने करप्शन खत्म करनी है। करप्शन शुड बी वन ऑफ द एजेंडाज, और मैं कहता हूं कि इसमें कोई खराबी नहीं है कि आप करप्शन को टैकल ना करें, आप करप्शन को चेक ना करें, आप करप्शन पे एक्शन ना लें। और अगर आपको उसमें रुकावटें आ रही हैं और आप समझ रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे, तो जरूर उसके बारे में कुछ करें कि आप क्यों नहीं कर पा रहे। हमारी लॉज ठीक नहीं है, हमारे कोर्ट्स ठीक नहीं है, हमारी चीजें ठीक नहीं है, उनको ठीक करें। नहीं, वो सेनेटर साहब उन्होंने फरमाया, एजाज चौधरी साहब ने फरमाया कि जी वहां पे जो अक्यूज होते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर वो शहबाज शरीफ के मामले की बात कर रहे थे कि जी करोड़ों रुपए का वकील आ जाता है वहां पे। अब वो करोड़ों रुपए का वकील जो होता है वो नैब के वकील के सामने पूरे जिन की तरह वहां पे खड़ा होता है, तो उसमें बेचारा नैब का वकील क्या करे? तो आप भी हायर करें ना सर। आपका क्या ख्याल है, अमेरिका में केस होते हैं वहां करोड़ों रुपए के वकील नहीं आते, यूके में केस होते हैं वहां करोड़ों रुपए के वकील नहीं आते। ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है ना। नैब का वकील भी आपने ही अपॉइंट किया है भाई, और अगर आप समझते हैं कि नैब का वकील सही नहीं है, प्रोसिक्यूटर जनरल आपने अपॉइंट किया, उसको एक्सटेंशन दी है अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो आप अगर कहते हैं कि जी सही नहीं है, तो आप लेके आए ना वकील, हायर करें। नैब ने मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, ब्रॉडशीट के ऊपर, पता नहीं कहां बाहर किस किस को पेमेंट करती रहे और किसको कई पेमेंट्स पे डिफॉल्ट कर गए। तो आप अपने मुल्क में कोई लॉयर नहीं एंगेज कर सकते जो आपको जाके डिफेंड करे कोर्ट में, और आपको जाके आपके केसेस जो कि आप समझते हैं कि सही केसेस हैं, आपको पाकिस्तान में वकील नहीं मिलता कि आप जाके उनको हायर करें और आप ये आर्गुमेंट दें कि जी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। नहीं, वकील तो बड़े अच्छे हैं जी इनके पास माशाल्लाह, मतलब इनकी अपने वहाँ पे वजारत के अंदर बड़े अच्छे वकील हैं, फरूक नसीम हैं, बाबर अवान साहब हैं, ये बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। मैं मजीद इस पर बात करता हूँ नाज़रीन ब्रेक के बाद, क्योंकि शहबाज शरीफ का अभी भी प्लान मौजूद इसी तरह है कि ईद के बाद जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं। क्या हुकूमत अब उन्हें रोक पाएगी या नहीं? असल मामला तो ये है, क्योंकि 3.25 साल से जो कुछ भी हो रहा है, असल बात यह है कि ये एहतसाब अब किसी हतमी नतीजे पर भी पहुँचना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ तारीख पे तारीख चलती रहे और एहतसाब ना हो सके। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहबाज शरीफ के मुकदमे के हवाले से बात हो रही है। हुकूमत ने फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का केस भी एक दफ़ा फिर उसकी तहकीकात होंगी, ये केस जो है वो दोबारा भी खोला जाएगा। इसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब, इससे पहले जब मैंने सवाल किया था तो आपने फरमाया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो तकरीबन 150 गवाह मौजूद हैं। अब तक सिर्फ 12 लोगों की गवाही हुई है और वो एक अक्यूज हैं और बड़े सख्त किस्म के उनके ऊपर इल्जामात हैं। लेकिन चौधरी साहब, जो भी हो, जब तक एक शख्स गिल्टी ना करार दे दिया जाए, वो रहेंगे तो मुल्जिम ही, उनके ऊपर इल्जामात ही होंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक मुल्जिम को जो है वो मुजरिम का दर्जा दे दिया जाए। अगर यही मामला हो तो फिर तो जहांगीर तरीन को भी फिर मुजरिम डिक्लेयर कर दें पहले से। यहीं पे आप ठहरे रहिएगा मंसूर भाई। जी जी। जिनको पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट ने मुजरिम डिक्लेयर किया, क्या हम कर रहे हैं? जो यहाँ से मफरूर होके गए जी जी। और अदालतों ने मफरूर डिक्लेयर किया, क्या कर रहे हैं हम उनके बारे में? इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हकीकत को पेश नजर रखना चाहिए कि यहां से ये कह के कि प्लेटलेट 2000 हो गए हैं और अदालत ये पूछ रही थी हुकूमत से कि ये अगले 24 घंटे तक जिंदा रहेंगे कि नहीं जिंदा रहेंगे, और जरदारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि वहां से यहां आओ और यहां मैदान में आके तहरीक चलाओ। उनके बारे में तो कोई मेरा ख्याल है अखलाकी कैद नहीं है, उनके बारे में तो नहीं है जो वजीर आजम के तैयारे में बैठ के यहां से फरार होकर चले गए, जिन्होंने 42 सफ़ों का बयान जारी किया हुआ है। इसलिए ये सारा एक दूसरे को मिला के जब आप देखेंगे ना, तो पीएमएलएन का पूरा माइंडसेट आपको पता चल जाएगा कि यहां से भाग रहे हैं। जो भाग गया है वो वापस नहीं आया है। नवाज शरीफ नहीं आया, इसहाक डार नहीं आया, उनके दोनों बेटे नहीं आया, भतीजा नहीं आया, भाई का दामाद नहीं आया। क्या बात आप कर रहे हैं? मैं चौधरी एक सवाल यहाँ पे, और दूसरी बात, एक सवाल सर, एक सवाल, एक इजाजत सिर्फ सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो चले गए हैं तो उनको वापस किस तरह लाना है और किसने लेकर आना है? सर आप लोगों ने लाना है ना, चाहे वो इंटरपोल के जरिए हो या ब्रिटिश हाई कमीशन के जरिए। सर आपने रोक दिया। जी जी, मैं बताना चाहता था, प्लीज सर। अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो या सेशन कोर्ट हो, एक आदमी से पूछते कि आपने तो अपने सगे बड़े भाई जो साबिक आज़म है थ्राइस, उसकी दी हुई है जमानत, वो तो वापस नहीं आए। हाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि मफरूर हैं, तो पहले ये पूछना चाहिए था या उसके जाने का इजाजतनामा देना चाहिए था? ठीक है। और दूसरी बात आपने शुरू की बात कि जी नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का जो है नया केस खुलने जा रहा है, आपने एहतसाब की बात की तो सारी बात इधर को चली गई। हाँ। अगर जिस तरह खुर्रम भाई पूछ रहे हैं मुझसे, अगर आप पूछते तहरीके इंसाफ ने इन पौने 3 सालों में क्या किया है, तो मैं आपको बताता, करंट अकाउंट खजारे के बारे में बताता, सरप्लस अकाउंट के बारे में बताता, तरसीलात के बारे में बताता, एहसास प्रोग्राम के बारे में बताता, ये बताता कि 30 महीनों में 15 महीने कोविड रहा और कोविड वाले मुल्क सारे बैठ गई उनकी इकॉनमी, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और ये हम ताउन मांगते नून लीग से और पीपल्स पार्टी से कि हमारा साथ दें कोविड को रोकने के लिए। ये बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फैल रही है, घर बनना शुरू हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स यानी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ गई हैं, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है। तो ये सारी बातें आपको बताने की थी, लेकिन चूंकि आपने बात ही उधर शुरू कर दी। इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूं, इस साल के आखिर तक पूरा पाकिस्तान उसके पास सेहत कार्ड होगा। दुनिया में हुकूमतें बनती और बिगड़ती हैं सिर्फ अपनी हेल्थ पॉलिसी के ऊपर। मैं चौधरी साहब एक सवाल की सर इजाजत, मैं मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने जब इलेक्शन लड़ा था, 1 मिनट 3 साल तो 2018 का चौधरी साहब जब आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा था तो उसमें आप लोगों ने अपने टारगेट नंबर 1 बताए थे आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, ये सारे आपने टारगेट बताए थे। मुझे बताइए कि मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी होते हुए आपसे क्या ये मुतालबा कर सकता हूं कि आज पौने 3 साल के बाद ये सब लोग जेलों में क्यों नहीं है? मुझे सिर्फ ये या तो कसूरवार ठहरा दीजिए, मुझे बंदा बता दीजिए, इदारा बता दीजिए, इनकी वजह से नहीं है। बता रहा हूं आपको। जी जी, मैं आपको बता रहा हूं, नवाज शरीफ मफरूर हो गए हैं, ठीक है, इस पूरी कौम को झूठ बोल के और जालसाजी करके, ठीक है। इसहाक डार वजीर आजम के तैयारे में मफरूर हुए हैं, ठीक है, और उनकी फैमिली, ये वजह है। जरदारी साहब केसेस को फेस कर रहे हैं और पाकिस्तान की अदालतें उनके ओमनी ग्रुप में से पैसे यानी नैब ने निकलवाए हैं, बाकी केसेस चल रहे हैं। और किसके बारे में पूछना चाहते हैं? किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह। मरियम नवाज आज बाहर है, आसिफ अली जरदारी भी आज बाहर है और शहबाज शरीफ भी आज बाहर है। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, पाकिस्तान के अंदर अदलिया आजाद है,
जिस तरह आपके लिए आजाद है उसी तरह मेरे लिए आजाद है। जी। जिस तरह आपके लिए उसका एहतराम करना जरूरी है उसी तरह मेरे लिए उसका एहतराम करना जरूरी है। फैसलों के ऊपर आप भी एतराज कर सकते हैं, मैं भी एतराज कर सकता हूं। इसलिए यह कहना कि अदालत में क्यों इन्हें रिलीफ दे दिया है, यह मेरा ख्याल है कि मेरा मनसब नहीं है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए। मैं पीएमएलएन की तरह ये नहीं कहूंगा कि जनाब जिसमें तो इनको रिलीफ मिल जाए तो वो जज भी अच्छा, अदालत भी अच्छी, जिसमें इनको सजा हो जाए उसको गालियां देना शुरू कर दें। या मैं ये नहीं कहूंगा कि जनाब सिंध के वजीर आजम को तो ये कर दिया और पंजाब के वजीर आजम को वो कर दिया। मैं सेनेटर हूं, मुझे पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है, खुर्रम साहब, इसलिए कोई तफरीकी की बात नहीं करता, कोई ऐसे हदफ की बात नहीं करता। एक फिक्रा सिर्फ आप सुन लें, मैं चैलेंज करके आपके एक प्रोग्राम में आगे भी गया था। पौने 3 साल हो गए इस मुल्क के अंदर 70% आबादी आपकी देहात से मुतल्लिक है। हर फसल जो उगी है इन पौने 3 सालों में अल्लाह के फजलो करम से काश्तकार को, किसान को, जिम्मेदार को मुनाफा हुआ है। अच्छा, ये है अल्लाह का खास करम। और खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने सवाल किया था इससे पहले, ब्रेक से पहले खुर्रम साहब चल रहा है, आपने पूछा था क्या किया है इमरान खान साहब ने, आपको एजाज चौधरी साहब ने पूरी लिस्ट बता दी। सवाल जब किया तो उसका जवाब उन्होंने दे दिया, तफसील बता दी क्या क्या कुछ हुआ है इस नए पाकिस्तान में, इमरान खान साहब के पाकिस्तान में। जी, पहले तो आप सबके सामने होना चाहिए, अगर आप चाहें तो चला भी दें अपने नाजरीन के लिए कि किस तरह 2 वफाकी वज़रा ने शहबाज शरीफ के हक में जो फैसला आया उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, तौहीन अदालत की है, अदालत के बारे में अजीब जी फिक्रे कहे हैं, वो आप चला भी दें। उसमें वो शहजाद अकबर साहब और मोहतरम वजीर इत्तलात साहब वहाँ मौजूद थे, जो उन्होंने बातें की, वो क्या उन्होंने अदालत का ठट्ठा नहीं उड़ाया? नहीं, लेकिन खुर्रम साहब, ये एजाज चौधरी साहब ने एक बात तो वैसे कही है कि सुबह केस लगता है और शाम को जो है उनको रिलीफ मिल जाता है, इस पे सवाल किया है उन्होंने। जी, तो ये सवाल अदालत से करने का ना, ये हम भी सवाल करेंगे कि जिस शख्स के ने अपना जो घर है जिसकी गैर कानूनी तामीर थी बनी गाला में, वो 6 रुपए स्क्वायर फुट के ऊपर रेगुलराइज करा लिया, अदालत ने किया ना। कराची में आज 208 रुपए पे कच्ची आबादियां रेगुलराइज हो रही हैं, तो फिर 2 नहीं 1 पाकिस्तान वाला नारा किधर गया कि कैसे घर रेगुलराइज हो गया 11.25 लाख में, जो इतने 25 सालों से गैर कानूनी तामीर थी उस जमीन के ऊपर, अदालत ने की। अब हम अदालत को क्या कहें? इशू यही है कि जब आपको अदालतों के ऊपर अगर आपने एहतराम करना है तो फिर तमाम फैसले मानने पड़ेंगे, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो खराब भी लगते हैं। अब हमारे ऊपर 1000 इल्जाम लगा दें, लेकिन हकीकत ये है कि जिस वक्त अदालत आलिया ने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, अभी उनके फैसले की स्याही खुश्क नहीं हुई थी, वो अदलिया के एहतराम में प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़कर चले गए। उन्होंने इंदिरा गांधी की तरह इमरजेंसी नहीं लगा दी कि ये मैं नहीं मानता कि मुझे डिस्क्वालीफाई किया, जो इंदिरा गांधी ने किया था 1975 में हिंदुस्तान में, तो उन्होंने नहीं किया। हम तो, और मियां नवाज शरीफ का तो रिकॉर्ड है कि 200 से ज्यादा दफा वो नैब कोर्ट के सामने पेश हुए हैं, लेकिन अदालतें जो हैं उनसे हमें 1000 इख्तलाफ हो। अब इख्तलाफ क्यों नहीं होगा जब अरशद मलिक मरहूम जैसे केसेस होंगे कि जजों को ब्लैक, जिस पे आज कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, वो सजा याफ्ता किस केस में है? जिस केस का जज कॉम्प्रोमाइज था। ठीक है, आज मैं सर एक क्विक ब्रेक सर, खुर्रम साहब, मुझे आई वांट यू टू, मैं एक जल्दी से ब्रेक ले लूं, लेकिन एजाज चौधरी साहब ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट सामने रखा है कि यही शहबाज शरीफ जो है इनके गारंटर भी हैं नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब जाने के बाद वापस नहीं आए और आज अदालत की जानिब से उन्हें मफरूर ही डिक्लेयर किया गया है। इस तरह क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है आखिर शहबाज शरीफ की? खुर्रम साहब इसका क्या जवाब देते हैं, जानते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एजाज चौधरी साहब ने एक बात कही थी कि शहबाज शरीफ साहब ने एक गारंटी दी थी, स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन उसके बाद बीमारी के हवाले से वो गए। लेकिन बाद में मरियम नवाज साहबा ने यह कहना शुरू कर दिया कि जी उनकी जान को खतरा है, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ सकते। एंड एट द मोमेंट दैट वी स्पीक, तो नवाज शरीफ साहब एक मफरूर हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी फिर किस तरह रह जाती है? एजाज साहब कहते हैं कि वो वापस नहीं आएंगे अगर चले गए तो। इमरान खान की क्या क्रेडिबिलिटी, जो 1500 दफा यू टर्न लेके कहते हैं कि यू टर्न लेने वाला अजीम लीडर होता है? इमरान खान की क्या क्रेडिबिलिटी है, जिन्होंने कहा आपकी सर हैंड्स फ्री से आवाज नहीं आ रही, खुर्रम साहब इसको जरा काइंडली ठीक कीजिएगा। जी बोलिए। तो आपको आवाज आ रही? जी जी जी।
जी तो क्रेडिबिलिटी तो इमरान खान आवाज मुझे नहीं आ रही। कहा था कि जी आप उस वक्त तक हिंदुस्तान से बात नहीं करेगा जब तक हिंदुस्तान अपने 5 अगस्त 2019 के इकदामात वापस नहीं लेता। और अब हमें कोई किसी और इदारे के सरबराह ये बता रहे हैं कि जनाब हिंदुस्तान से तो इंटेलिजेंस एजेंसियों की बात हो रही है, तो ये उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है। और वेरी फ्रैंकली जब क्रेडिबिलिटी का सवाल करने वाला वो वजीर आजम जिसके दौरा सऊदी अरब का नतीजा फितराना हो और चावल की 19,000 क्रेडिबिलिटी ये है कि शहबाज शरीफ नवंबर 2019 में गए थे और अल्लाह ताला के करम से मार्च 2020 में वापस आ गए, अभी भी जाएंगे, वापस आएंगे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इस हुकूमत के खिलाफ मजामत करते रहेंगे। ठीक है मांडीवाला साहब, ये जो कुछ भी गुफ्तगू आपने सुनी, पीडीएम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया था कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। अब शहबाज शरीफ साहब भी जाने की उम्मीद रखते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पे एतराज नहीं है क्या? नहीं, देखें, मुतालबा तो वो नहीं था, वो एक सजेशन थी जो जरदारी साहब ने की थी नवाज शरीफ साहब को कि आप यहाँ आए ताकि हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ जाए और हम इकट्ठे मिलके मुकाबला कर सकें। और दूसरा, अगर शहबाज शरीफ, देखें, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि लोगों को बाहर जाने से रोकना तो उसूलन कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। लाइन कट गई। और अगर कोई अंडरटेकिंग देता है या कोई गारंटी देता है और उसको आप बाहर जाने देते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा आदमी हो जो वापस ना आया। तो मैं समझता हूं अगर सिटिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपका अगर बाहर जा रहा है और वापस आएगा, जिसको सबको उम्मीद है कि वो आएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि रोक के हमें क्या बेनिफिट होगा उसका मुझे नहीं समझ में आता। तो मेरा ख्याल है उनको जाने देना चाहिए और when he comes back he will come back and resume as leader of opposition। अभी जेल में तो देखिए, जेल में भी तो रहे ना इतने महीने, जेल में भी तो वो इतने महीने रहे, as good as being outside। लेकिन तो सलीम साहब, योर परमिशन इज ओनली फॉर शहबाज शरीफ या मतलब आपकी पार्टी का नजरिया और डिमांड नवाज शरीफ के हवाले से भी तब्दील हुई है कि उन्हें वापस आना चाहिए? नहीं, बेसिकली तो नवाज शरीफ के लिए ही कहा था ना उन्होंने कि वो वापस आए ताकि हमारी पीडीएम की स्ट्रेंथ फर्दर बढ़े। ये उनका ये आइडिया नहीं था कि आप वापस नहीं आएंगे या एनीथिंग लाइक दैट। जहां तक मुझे पता है उन्होंने तो ये कहा था वापस आए ताकि पीडीएम की स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथन हो और पीडीएम। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है जी? अच्छा जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी बोलिए आप सर, बात कंप्लीट कीजिए। सॉरी, आपकी बात कट गई थी बीच में। नहीं, मैं कह रहा था कि उनका ये मतलब नहीं था कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। उन्होंने एक सजेशन दिया था कि अगर आप वापस आएंगे तो पीडीएम फर्दर स्ट्रेंथन होगी, और उनका मेरा नहीं ख्याल कोई मकसद था कि जी आप नहीं, उसमें सलीम साहब जो रिपोर्ट हुआ था वो ये था कि जी आप इस्तीफे देने के हवाले से बात हुई थी, तो जरदारी साहब ने कहा था कि जी आप वापस आ जाएं, इस्तीफे हम आपके हाथ में दे देंगे, आप वापस आ जाएं पाकिस्तान। हाँ, तो उसका यही मतलब हुआ ना मंसूर साहब। व्हाट ही मींस इज कि आप वापस आए ताकि हम फुल फोर्स में पीडीएम को इफेक्टिवली पीडीएम अपना रोल प्ले कर सके और कोई हम रिजल्ट निकाल सके। और इस्तीफों पे तो देखें, पीपल्स पार्टी का पहले से ही यही था कि जिनसे भी ओपिनियन ली, जिनसे भी सजेशन लिए, और वो यही था कि जी इस्तीफे देने से पॉलिटिकली पीडीएम को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए पीपल्स पार्टी की डे वन से यही पोजीशन है और आज भी यही पोजीशन है। अच्छा, आज कमर जमान कायरा साहब मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने पीडीएम के हवाले से एक दफा फिर मुतालबा किया कि जी हमें जो शो कॉज नोटिस भेजा गया था वो गलत भेजा गया था और माफी जो है वो मांगनी चाहिए इस सिलसिले में। तो खलीज यानी कि अभी भी पीडीएम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बरकरार है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ ये भी कहती है हम अभी भी पीडीएम में शामिल हैं। सर, ये स्टेटस है क्या? सलीम साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मुझे आ रही है आवाज। अच्छा, मैं ये कह रहा था जी, कायरा साहब फरमाते हैं कि हम अभी भी पीडीएम में हैं, लेकिन हमें जो शो कॉज नोटिस भेजा गया था उस पर माफी मांगी जाए। तो ये कुछ समझ नहीं आई कि पीडीएम में है भी और माफी का मुतालबा भी कर रहे हैं।
देखें वो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो समझता हूँ ये जो कुछ हुआ गलत हुआ, ना ये शो कॉज नोटिस की जरूरत थी। ये तो देखें एक इत्तेहाद है, इसके अंदर तो बेसिकली हर पार्टी का अपना मौकिफ है, इतनी पार्टियां साथ बैठती हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं 10, तो इसमें नोटिस बाजी एक दूसरे को करना, और मैं नहीं समझता कि ये गलत चीज हो गई मेरी नजर में, ये होनी नहीं चाहिए थी। और मैं समझता हूं कि हम पीडीएम का जरूर हिस्सा है, आज भी हिस्सा है, और पीडीएम बिल और ये जो इख्तलाफात हैं जी ये हर जगह होते हैं, जहां इतने लोग बैठेंगे इख्तलाफात तो होंगे, मगर इख्तलाफात का ये मतलब थोड़ी है कि हम एक दूसरे को शो कॉज नोटिस देना शुरू कर दें और फिर उनको कहें कि जी अब आप उनसे माफी मांगे। तो मैं समझता हूं कि मिल बैठ के इस इशू को रिजॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक। सब सीनियर लोग हैं पीडीएम में, समझदार लोग हैं, कोई इस इशू को ऐसा इशू बनाने की कोई मेरी नजर में कोई जरूरत नहीं। क्या मजीद आपस में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है? एक ब्रेक लेंगे, बाद खुर्रम दस्तगीर साहब से ये सवाल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीडीएम के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। खुर्रम साहब से सवाल। खुर्रम साहब, अब सलीम साहब फरमाते हैं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, बदमज़गी हो गई इस सारे मामले में, तो पीडीएम के अंदर रहते हुए जाहिर बात है नून लीग एक मेजर स्टेक होल्डर है उस अलायंस के अंदर, कोई तब्दीली आएगी? क्या आप लोग अपना शो कॉज नोटिस वो वापस लेंगे ताकि पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके? अरे शो कॉज तो पीडीएम के सरबराह और उनके सेक्रेटरी जनरल का मामला है, लेकिन मैं सेनेटर मांडीवाला से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये जो सेनेट की इंतखाबात में जो ओहदों की वजह से एक तल्खी पैदा हुई है, हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए कि असल मकसद तो जो हमने 20 सितंबर 2020 को इलामिया में लिखा था, पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाना है। पाकिस्तान के आइनी और सियासी और जमहूरी अमल में से मावराए आइन मुदाखलत जो होती है उसको खत्म करना है। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार को यकीनी बनाना है, मिसिंग पर्सन्स हमने बाहर लेकर आने। तो ये सारे जो एम्स हैं, जो मकासद हैं, ये अरफा हैं, हायर हैं, और उसके लिए हम सबको अपने जाती इख्तलाफात बुलाकर भी, और तरकीब हुई है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपना जो आने वाला मकसद है उसको हल कर सके, बजाय ये कि हम ओहदों को लेकर तलखियों पर बैठे रहें। एक खराबी जरूर हुई है लेकिन उसको एक्नॉलेज करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और इकट्ठे बढ़ना चाहिए। ओहदों से आगे बढ़ने से मुराद है कि नून लीग यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऑपोजिशन लीडर बनने के मामले को भुलाना चाह रही है? जी नहीं, इस पर हम बैठेंगे अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपको मालूम है कि ईद के बाद बजट के इजलास होंगे कौमी असम्बली के भी और सेनेट में भी। उसमें मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर बैठेंगे और ये सारे इशूज जो हैं, चाहे वो ओहदों के मामलात हैं जिन पर अब ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए मेरी नजर में, कोई इतनी अहम चीज नहीं है। ज्यादा अहम ये है कि पीडीएम में चूंकि चारों सूबों की जमातें शामिल हैं, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, एजेके, गेजीबी, सब लोग जो उसकी नुमाइंदगी करते हैं, तो ये पाकिस्तान में एक बड़ा ये एक रेयर हमारे पास मौका है, नायाब मौका है कि तमाम सूबों के लोग इकट्ठे होकर आइन पर अमलदारी के लिए जिद्दोजहद करें और उस पर यकीनी बनाएं इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में। तो इस नायाब मौके को जाया नहीं करना चाहिए और पीपल्स पार्टी और एएनपी दोनों को साथ लेकर इंशाल्लाह हम चलेंगे। एजाज चौधरी साहब, सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो ये है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर ऑपोजिशन का जो है वो एतमाद मांगते रहे हैं, उनकी सपोर्ट मांगते रहे हैं। आगे बजट का इजलास भी आ रहा है। ऐसे मौके के ऊपर जब ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ जो है एक और केस की तहकीकात का आगाज होगा, तो आपके ख्याल में कोई वर्किंग रिलेशनशिप ऑपोजिशन के साथ बन पाएगा? मंसूर भाई, थर्ड सेगमेंट में या मेरी लाइन ड्रॉप हो गई या कर दी गई, मैं कुछ सुन नहीं सका। लेकिन जितनी गुफ्तगू मैंने आखिर में सुनी है, बड़ी मुस्बत गुफ्तगू है, हालांकि वो पीडीएम के लिए है। मैं ये चाहूँगा कि अपोजिशन, सलीम मांडवीवाला साहब तो एक बरंजान शख्सियत हैं और खुर्रम साहब भी बड़े महज़ब आदमी हैं। मैं ये चाहूँगा कि ये इस सारी यानी कैफियत को आगे बढ़ाएं। जाहिर है हर बात के लिए रास्ता निकल सकता है, और जो चीज़ें इस वक्त असम्बली के फ्लोर पे हैं, सेनेट के अंदर है, कानून साजी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट है, अभी आपके सामने जर्नलिस्ट के लिए एक बिल पास हुआ, वगैरह वगैरह, ये बहुत ही मुस्बत चीज़ें हैं। तो मैं तो जी ऑन एयर भी दोनों बड़ी पार्टियों से, ऑपोजिशन की
ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं और इनफरादी तौर पे भी करूंगा, आगे भी बढ़ें ताकि सारा निज़ाम ही पूरी तरह चले। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो अदालती मुकदमात हैं उसको पार्लियामेंट की कार्रवाई से नथी न किया जाए। लेट द कोर्ट डिसाइड, यानी अदालतें और एहतसाबी अदारे अपना काम करते चले जाएं, हम पार्लियामेंट के अंदर एक मैच्योर गवर्नमेंट और मैच्योर अपोजिशन का किरदार अदा करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर चौधरी साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब और सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। शहबाज शरीफ के मामले के ऊपर हुकूमत बेशक एहतसाब करना चाहती है, लेकिन उनका साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर होता है उससे कम से कम इस केस के साथ नथी नहीं किया जाना चाहिए। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइन। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।